को हम लोगों ने आमंत्रित किया। हम लोग रूड़की में जो है हेडक्वार्टर बनाएंगे अपना, और 2 दिन हम इस पूरे चुनाव को मॉनिटर करेंगे। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी या बदमाशी ना होने पाए। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, उनके मंचों से जिस प्रकार से बातचीत की जा रही है और समाचार प्राप्त हुए हैं कि देखिए, लालडांग न्याय पंचायत एक तो बहुत ही पिछड़ा, अति पिछड़ा क्षेत्र है और यह सीमांतवर्ती इलाका है उत्तराखंड का। और अधिकांश क्षेत्र यहाँ गंगा और जंगलों और नदियों नालों के साथ स्थित है। जो रहते हैं हमारे लोग, ग्रामीण क्षेत्र है पूरा। और पिछले 3 साल से लगातार हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पानी का प्रकोप हर बरसात में स्टार्टिंग में ही हम लोग झेलते हैं, जिसमें काफी बड़ी संख्या में और काफी बड़े स्तर पर नुकसान हमारे ग्रामीणों का होता है। जहां पर मैं धरने पर बैठा हूं, यही पहली बरसात में इस बार भी और पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी पूरा ये जलमग्न हो गया था। लगभग 3 से 4 फुट पानी हाईवे पर चला है। प्रशासन और शासन के लोग केवल जब पानी भरता है उस समय एक अमला 15 मिनट के लिए सर्वे में आता है, सर्वे करने के लिए, और देख करके फोटो खिंचवाकर और दिशा निर्देश देके, पता नहीं उनका कौन सी कार्य योजना इस तरीके की क्या है करके, और वो लोग वापस चले जाते हैं, जिसका कोई भी ग्राउंड पर, धरातल पर कोई ठोस परिणाम या कोई ऐसी व्यवस्था कोई देखने को नहीं मिली। जिसको देखते हुए और उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मैं तो कहूंगा कि पूरी घोर लापरवाही, हम लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं कि 2022 के बाद लगातार उत्तराखंड सरकार लालडांग न्याय पंचायत के साथ पता नहीं क्यों सौतेला व्यवहार इस तरीके का कर रही है कि जिसमें लगता है कि जो दैनिक की जो हमारी समस्याएं हैं वो उनका समाधान तो क्या होना है, वो लगातार बढ़ रही है। देखिए, इसके अलावा भी जैसे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की समस्या हो, सड़कें बनी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देख रहे हैं जिसका उच्चीकरण होना बहुत जरूरी है। चाहे हम लोग बिजली की बात करें तो जो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल के बनाए हुए बिजली घर थे वो ही नहीं अच्छे से सुचारू हो पा रहे हैं, उसके लिए हमें लगातार आवाज उठानी पड़ी। आज आपके सामने सबसे बड़ी जो अब बरसात की बात है, सरकार को चाहिए था कि 2 साल पहले जब ये पानी आया था, जिसमें सैकड़ों जानवर मरे, घरों में कई लाख रुपए का नुकसान हुआ, 10 से 15 फुट पानी, यहाँ पर 500 परिवार नीचे खतरी में रहते हैं, जो लगातार झेलते हैं, डर के साए में जीते हैं। जैसे बारिश होती है, जैसे वो लोग अपना सामान निकाल के छतों पर रख लेते हैं, लेकिन प्रशासन को कान पर जू नहीं रखी है। उसको देखते हुए हमने मांग करता हूं, मैं जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि आप लोग इसका वन विभाग के साथ CSR फंड में डीएम जिलाधिकारी के पास पैसा पड़ा है, वो चाहे तो 15 मिनट में 4-4, 5-5 करोड़ रुपए इनके पास पड़े रहते हैं। कितनी व्यवस्था, कितने की आवश्यकता पड़ेगी? पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है उत्तराखंड में। कमी है तो केवल और केवल जागरूकता की कमी है, केवल और केवल कार्य करने की क्षमता की, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कमी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, घोर लापरवाही मैं कहूंगा कि इतने हजार की आबादी के लोगों को इग्नोर करना, ये अच्छे संकेत नहीं है। आने वाले कल में क्या होगा? आने वाले कल में अगर प्रशासन हमारे सांकेतिक धरने को नहीं समझते हैं तो हम लोग जिलाधिकारी का, आवास का, कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर वहां से भी नहीं चलती है तो यहां से भर के बसें, जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। देश का जब भी जवान सीमा पर शहीद होता है तो बड़ा कष्ट देता है, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों के अंदर आतंकवादी घटनाओं ने सर उठाने का काम किया है, केंद्र सरकार को इसका दृढ़ता के साथ जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री की शहादत को व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा। अरे आतंकवाद का सफाया कैसे, कहां कर देंगे सफाया? कहां, कैसी बातें कर रहे हैं? आतंकवाद सर उठा रहा है, आप सफाई की बात कर रहे हैं? जाकर के मार के आओ, घुसकर पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से आ रहे हैं सारे, मार के आओ पाकिस्तान जाकर के। हाथरस की घटना देखिए, मैं पहुंचने वाले सबसे पहले लोगों में था, मैंने लाशों का अंबार देखा है, और हालात ये, श्रद्धालुओं की मौत पर सरकार का खजाना बोलने के बाद भी नहीं खुल रहा है। बार बार आप शोर मचा के रखते हो, लेकिन इतने श्रद्धालु मर गए, सरकार का खजाना नहीं खुल रहा है। हमने बार बार कहा कि गरीब लोग हैं, इनको कुछ मदद कर दो। सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, 6 लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। कार्रवाई किस तरह से? किसी भी तरह नहीं देखता हूं, उठ के मुंह में जीरा देखता हूं। देखिए, इससे दुख की और घड़ी नहीं हो सकती। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बड़े दुख के साथ ये कहूंगा
कि आज देश में उसकी सरकार है जो एक सर के बदले 10 सर लाने की बात करता था, लेकिन वो 56 इंच का सीना पुलवामा से लेकर आज की घटना तक मौन लेके बैठा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से बयान दिए है और उन्होंने कहा कि हम रामपुर बना देंगे, हम वोट नहीं डालने देंगे, अगर ये परिपाटी उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करती है, मैं सबसे पहले उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड बहुत शांत और शरीफ लोगों का प्रदेश है। इसको गुंडागर्दी का अड्डा बनाने से रोकिए। अगर ये गुंडागर्दी की शुरुआत होगी तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आप ही जलने का काम करेंगे। मंगलौर गेटवे है उत्तराखंड का, और मंगलौर से अगर ये एंट्री लेगा तो इसका नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लड़ाई, क्योंकि ना इससे सरकार बननी है ना सरकार बिगड़नी है, तो क्या कारण है कि उत्तराखंड सरकार ने इतना फोकस मंगलौर पे किया हुआ है? मंगलौर के लोगों को सोचना चाहिए, मंगलौर के लोगों को सोचना चाहिए कि आपस की लड़ाई के अंदर वो कोई ऐसा रास्ता ना बना दे जो आने वाले दिनों में उनके लिए परेशानी का सबब बने। क्या करने जा रहे हैं? हम लोग रहेंगे यहाँ, सब चीजों के ऊपर बारीकी के साथ नजर रखेंगे, और अगर इन्होंने गड़बड़ की तो देश के सामने लाएंगे। 100% देश के सामने लाएंगे। हर जगह हमने अपने लोगों को कहा है कि वीडियो लेकर के कैमरा लेकर के वीडियो बनाने का काम करें। देखिए, लगातार कोशिशें हो रही हैं। जिस तरीके से लोगों के घर में छापे डाले जा रहे हैं और बेधड़क पुलिस घरों में घुस रही है, वो चिंता का कारण है। जिन लोगों के पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, जो कभी गलत कामों में नहीं रहे, उनको तंग किया जा रहा है। ऐसे केसेस जो 2001-2002 के हैं और जिसमें वो कोर्ट से बरी हो चुके हैं, उन लोगों को भी थाने में बुला के 5-5 घंटे बैठाया जा रहा है। 14 में क्यों नहीं बैठाया, 22 में क्यों नहीं बैठाया, 2024 के सांसद के चुनाव में क्यों नहीं बैठाया, आज ही क्यों बैठा रहे? तो ये सब ऐसे काम हैं जो चिंता में डालने वाले हैं। फैक्ट्री मालिकों को धमकाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि जो बंगलौर के वोटर है माइनॉरिटी के, खासकर उनको ना जाने दिया जाए। ईंट भट्टे के मालिकों को धमकियां मिल रही हैं, ठेकेदारों को धमकियां मिल रही हैं, सस्ता गल्ला विक्रेताओं को धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इस राज्य में इसी हरिद्वार में एक 14 साल की लड़की का 26 जून को बलात्कार हुआ और बीजेपी का कार्यकर्ता उसका मुख्य आरोपी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, उसको पकड़ा नहीं गया है। और इन मुद्दों को जनता के बीच में ना उठाया जा सके, इसलिए बीजेपी सारे हथकंडे उतार रही है। करण मेहरा 5 दिन पहले आया, 2 बार गाड़ी की चेकिंग हुई। काजी निजामुद्दीन के मोहल्ले पे नाका लगा दिया, उनकी गाड़ी रोज आते जाते चेक हो रही है। लेकिन हरियाणा और राजस्थान की जो गाड़ियां हर गांव में 2-2, 3-3 की संख्या में घूम रही हैं और गोल बिल्ले लगे हैं बीजेपी के, उनकी चेकिंग पुलिस नहीं कर रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं से निर्देश है कि उन गाड़ियों की चेकिंग ना की जाए। और बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरीके से खुले मंचों से धमकियां दे रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं बूथ नंबरों को गिनाते हुए, धमकियां दे रहे हैं नौजवानों को, धमकियां दे रहे हैं अन्य लोगों को, और रामपुर की तर्ज पर चुनाव करने के बाद बीजेपी के लोग करे जो वीडियोज आई हैं, ये चिंता में डालने वाली है। इसीलिए हम लोकतंत्र की हत्या ना कर सके भारतीय जनता पार्टी, हमने अपने राज्यसभा के सांसद आदरणीय नीरज डांगी जी को, आदरणीय मसूद साहब को यहाँ बुलाया, जो लोकसभा के हमारे नए निर्वाचित सांसद हैं, और भी हमारे साथी यहाँ आने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ मुस्तैदी से इसको देखरेख कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने आप लोगों से भी अपील की है कि कहीं इस तरह की गड़बड़ी हो तो आप लोग भी उसको अगर कैप्चर कर सके तो निश्चित ही लोकसभा और राज्यसभा में इन विषयों को उठाया जा सके। चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कांग्रेस दोनों ही सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। वहीं ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार